उसमें से हमारे एमएसएमई के सेक्टर के द्वारा 30% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ एमएसएमई से आती है। इसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से लेकर सभी छोटे मोटे उद्योग है। 48% हमारे देश का एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और अभी तक 11 करोड़ जॉब्स एमएसएमई ने क्रिएट किए हुए हैं। अब स्वाभाविक रूप से ये पूरे इसमें है, अगर हमारे देश में सबसे पहली बात कि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने से रोजगार भी बढ़ेगा, वेल्थ भी बढ़ेगी और देश की प्रगति और विकास भी होगा। अब इस सेक्टर में अगर ये करना होगा तो हमारे सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और ये स्किल्ड इंजीनियरिंग ट्रेंड मैन पावर हमारी आईआईटी, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमारे आईटीआई, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स और अलग अलग प्रकार के लोग ये इस ट्रेन मैन पावर को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक ने हमको जो 2200 करोड़ रुपए का असिस्टेंस दिया था, जिससे ये भिवानी का प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। हमारे देश में एग्जिस्टिंग 18 टूल रूम्स है और टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड सिस्टम प्रोग्राम के अंदर जो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, उसमें से 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर्स हम सेटअप कर रहे हैं 2022 तक, और एग्जिस्टिंग 18 सेंटर्स जो है उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ऐसे 33 सेंटर्स हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन टेक्नोलॉजी सेंटर की दिशा क्या होगी, विजन क्या होगी, और उनका परफॉर्मेंस ऑडिट हमें करना होगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा इस सेंटर्स के सभी लोगों को कि उनके क्षेत्र में जिस प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता है, वो स्किल्ड मैन पावर तैयार करने में हर सेंटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये टारगेट उसके परफॉर्मेंस ऑडिट में इम्पॉर्टेंट होगा। लास्ट ईयर हमने 2.7 लाख युवाओं को ट्रेन किया है और उनको जॉब भी दिए हैं। पर देश की वर्तमान स्थिति में ये जो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की जो व्यवस्था हमने की है, इसमें 2.7 लाख युवाओं को हमने ट्रेन और नौकरी दी, रोजगार दिया। इस संख्या को कम से कम आप देश की आवश्यकता है कि 2 करोड़ तक ले जाने की आवश्यकता है, और 2 करोड़ अगर ले जाना है तो स्वाभाविक रूप से हमें इस प्रकार की फैसिलिटी का विकास करना होगा। बीकॉम, बीए, बीएससी डिग्री लेकर काफ़ी युवा पास हो रहे हैं और डिग्री और रोजगार का संबंध नहीं है। तो व्यवसाय अभिमुख तांत्रिक शिक्षण और स्किल डेवलपमेंट, ये अगर हम इन युवाओं को देते हैं तो पहली बात उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये कौन से सेंटर ने कितने लोगों को ट्रेन किया और उनको रोजगार दिया, दैट इज़ टू बी फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि हमारे वहाँ की इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में से लेकर टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से लेकर एमएसएमई को, वहाँ के इंडस्ट्री को हमने किस प्रकार से नई इनोवेशन के साथ नई विजन दी, जिसके कारण उसमें आमूलाग्र बदल हुआ, उनका टर्नओवर बढ़ा, उनका मार्केट बढ़ा, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा। उसमें हम टेक्नोलॉजी इनपुट्स के द्वारा हमने वहाँ के इंडस्ट्री को, एमएसएमई को कितना कंट्रीब्यूट किया, ये दूसरी बात है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स के प्रमुख लोगों को प्रार्थना करूँगा कि क्या आप ये ढूंढ सकते हैं कि हमारे देश में क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, वो अभी लिस्ट बना रहे हैं। क्या वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, उसका डिज़ाइनिंग करके हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए एमएसएमई को स्पेशली कोई मदद कर सकते क्या ऐसे प्रोडक्ट के लिए। जैसे अभी हमारी टेक्नोलॉजी सेंटर्स का जो फोकस है वो इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, एरोमा एंड फ्लेवर्स, लेदर, 3D प्रिंटिंग, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर इसमें है। अभी मोबाइल फ़ोन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना इंपोर्ट हो रहा है। तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट को रोकने के लिए जो इंपोर्ट्स हो रहे पार्ट्स है वो हमारे देश में तैयार करने के लिए
हमारे एमएसएमई को, हमारे नौजवान युवाओं को कोई विजन, टेक्नोलॉजिकली नॉलेज और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाकर उनको उस प्रकार की अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स तैयार करने में, एक तो वो उद्योजक भी बने, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़े, और दूसरी ओर स्किल ट्रेनिंग देकर उनको हम रोजगार भी दें। मैं अक्सर हमारे युवाओं को जब भी मिलता हूं तो ये कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट वी डोंट हैव इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजेस। मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी सेंटर एक कैटलिस्ट है और अपने क्षेत्र में इसके कारण विकास अगर होगा, नए उद्योग आएंगे, नए प्रोडक्ट डेवलप होंगे, नया ट्रेनिंग मिलेगा, नई इंडस्ट्री आएगी, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा, उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ये हमारा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जो मिशन हमने लिया है उसमें इसका उपयोग होगा। और इसलिए और एक बात मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सरकार ने की है, तो मैं ये मानूंगा कि आपकी हर टेक्नोलॉजी सेंटर्स के तरफ से प्रॉफिट कमाना ये सरकार की अपेक्षा नहीं है। पर एक बात ये भी जरूर है कि आपको हमने इतनी इन्वेस्टमेंट देने के बाद आपके तनख्वाह से लेकर खर्चा हम गवर्नमेंट से, बजट से देंगे, ये भी संभव नहीं है। तो क्या सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत की बात में क्या हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स प्रॉफिट मेकिंग का मिशन सामने नहीं रखें, पर जो जो काम करते जाए उससे जो 2 पैसे मिलेंगे उससे हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा खर्चा खुद निकाल सकें, बाद में अपग्रेडेशन करने के लिए अपने ही बैलेंस शीट पर लोन खड़ा कर सकें, हम उसकी अनुमति देंगे। नए मशीन खरीदने के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए हम देंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए लोन लेने के लिए परमिशन दे सकते हैं। और ये जो चेन है, ये जो साइकिल है, इसको जितने बड़े प्रमाण पर हम विकसित करेंगे उतना ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन से क्षेत्र में काम करना, कैसे काम करना, बहुत सेक्टर्स हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ हवाई जहाज़ बने। अभी हमारे यहाँ नागपुर में मैं जहाँ से सांसद हूँ, वहाँ टाल नाम की कंपनी है टाटा की, और वो ऑटोमोबाइल ये एविएशन सेक्टर में एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स नागपुर में बनाती है। अब जब मैं उस कंपनी में गया तो वहाँ मेरे ध्यान में आया कि करीब 2000 नागपुर के ग्रामीण क्षेत्र के पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लिए हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को उन्होंने रोजगार दिया। और इसलिए कल मुझे हमारे कमिश्नर मिले और सेक्रेटरी साहब से भी मैंने अनुरोध किया है कि जब इस सेंटर को बढ़ाना है हमको, मैंने 2.5 लाख और 3 लाख की जो कैपेसिटी है इसको अगर 2 करोड़ की करनी है तो हमें केवल सरकारी योजनाओं के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया कि क्या ये हो सकता है क्या, जैसे मैंने टाल की बात कही कि उन्होंने अपने भरोसे, टाटा ने, टाल कंपनी जो है वो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड में अभी एयरबस और बोइंग को पार्ट सप्लाई कर रही है। तो हम अगर टाल को कहे कि भाई तुम एक टेक्नोलॉजी सेंटर तैयार करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग का, आप बिल्डिंग और लैंड आपकी होगी और इक्विपमेंट हमारे होंगे, पर हमारा टारगेट ये होगा कि हर साल आप एक जितने करोड़ की हम मशीनरी देंगे उस हिसाब से टारगेट देंगे, इतने लड़कों को आप ट्रेन करो, एक तो उनको जॉब दो या उनको खुद का उद्योग खोलने के लिए उनको खड़ा करो। हम उसके, हमारे ग्रांट का कैलकुलेशन उसके आधार पर करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस उसमें कैसा है। अभी बजाज स्कूटर का प्लांट है बहुत बड़ा औरंगाबाद में, अब उनका टोटल प्रोडक्शन में से 50% एक्सपोर्ट होता है। टीवीएस का प्लांट है वो 50% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रिक बाइक बनाए, दोनों की मैंने लॉन्च की है, अब उसके नए नए पार्ट्स बन रहे हैं। अब उसको डेवलपमेंट और रिसर्च करने में अगर वो आज 50% उनका वर्ल्ड के वॉल्यूम में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मेरा सपना है कि ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आने के बाद एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, सब स्टील सस्ते में मिलेगा। और हमारे ये टेक्नोलॉजी सेंटर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का डिज़ाइनिंग कैसा करेंगे वो तैयारी करेंगे और इसमें इंडस्ट्री एक्स्टैब्लिश होगी।
और 5 साल के अंदर हिंदुस्तानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 का हब बनेगा। आज अब इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम 4,85,000 करोड़ है, 1,45,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। और आज इसी इंडस्ट्री को अगर कल हम 10 लाख करोड़ तक ले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली ये इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ में जाएगी तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अगर हमारे व्हीकल एक्सपोर्ट होंगे तो कितना गवर्नमेंट को टैक्स उसके कारण स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो धीरे धीरे एक एक सेक्टर में प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर तैयार करने से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप निर्माण करते हुए हमारी टेक्नोलॉजी की विजन देकर हम उद्योग भी कैसे खड़े करें, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमें सोचना होगा। सरकार के पास पैसे की कमी है। अभी ये सेंटर्स है, इसमें ये सेंटर के एक्सटेंशन सेंटर्स खोलने की भी बात है। अगर एक सेंटर अगर हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर अच्छा काम करता है तो क्यों नहीं वो अलग, जैसे आज माननीय मंत्री जी कह रहे जयपुर में आप करिए, जगह देने के लिए तैयार है। हम ये कह सकते कि जगह और बिल्डिंग आप बना दो, हम एक्सटेंशन सेंटर भिवाड़ी का वहाँ कर देंगे। फिर ऐसे करके एक टेक्नोलॉजी सेंटर 10-10 एक्सटेंशंस खोलता है तो और उस पिछड़े बैकवर्ड एरिया में उपयोग होगा। तो कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करना, स्किल्ड और ट्रेन मैन पावर को कैसे तैयार करना, एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर टेक्नोलॉजी की विजन देकर हम ऐसे इनिशिएटिव लेकर उद्योगों को कैसे खड़े करना। क्योंकि आप भिवाड़ी में हैं, अलवर ज़िले में हैं, इसी रोड में मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है और हमने केवल 16,000 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन पे बचा है। क्योंकि ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे रोड की कनेक्टिविटी, हमने उसका जो रोड मैप तैयार किया और आधा काम शुरू भी हो गया है और मेरा विश्वास है 2-2.5 साल में ये काम हम पूरा करेंगे। 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली होगा। 12 लेन कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट का बन रहा है। अब इसके आजू बाजू में जो ज़मीन हमने ली है बहुत सस्ती है और हम चाह रहे कि वहाँ सब लोग आते हैं, नोएडा में जाते हैं, सब लोग गुड़गांव में जाते हैं, सब लोग मुंबई में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं। क्यों नहीं हम पिछड़े हुए ट्राइबल एरिया में विकसित करें। ये पूरा हाईवे ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया से जा रहा है और इसके कारण यहाँ मैन पावर भी सस्ती है, लैंड भी सस्ती है। 16,000 करोड़ तो हमने अगर दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा साइड से लैंड लेते तो बहुत महंगी होती है। अगर हम यहाँ से गए तो 16,000 करोड़ हमने कॉस्ट में बचाया। 1 लाख करोड़ का रोड है, 16,000 करोड़ लैंड में हमने बचा दिए। तो अब नए एरिया को डेवलपमेंट का अवसर मिला तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसी एक चेन, डेवलपमेंट की एक चेन होती है। अगर एक इंडस्ट्री खुली, 10 इंडस्ट्री खुली तो 4 रेस्टोरेंट खुलते हैं तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। रेस्टोरेंट खुलते हैं तो किराने के दुकानों से तेल और बाकी सामान ग्रोसरी का जाता है तो उनका धंधा चलता है। अब तेल चलने लगा तो कोई तेल गिरने वाला काम है, उसका काम चालू होगा। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ये जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है और ये करने में एमएसएमई का हमारा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा अनुरोध है कि इसमें ट्राइबल, बैकवर्ड एरिया और प्रधानमंत्री ने जो विशेष रूप से कहा है 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और उसके साथ साथ एक्सटेंशन सेंटर्स और उसके साथ स्किल्ड मैन पावर को तो तैयार करना ही है, पर उसके साथ साथ वहाँ के लोगों को विजन देकर इंडस्ट्री के लिए भी तैयार करना और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी मदद करना और उनको भी सर्विसेज देना। वी आर नॉट, हम प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, पर हम सेल्फ रिलायंट होने के लिए जितना पैसा लगता है तनख्वाह में, मशीनरी में, इलेक्ट्रिक बिल में, वो हम निकालें। और ज़्यादा का पैसा मिलेगा तो उसी अकाउंट से आप नए नए मशीन लीजिए, एक्सपांशन करिए, एक्सटेंशन सेंटर खोलिए और ऐसे कैटलिस्ट बनकर एक सेंटर जब हजारों लोगों को रोजगार देगा तो निश्चित रूप से देश में ट्रेन मैन पावर तैयार होगी, स्किल्ड मैन पावर तैयार होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। मेरा और एक सुझाव इस निमित्त है, इसको भी हमारे डिपार्टमेंट से मैं सेक्रेटरी और कमिश्नर हमारे उनका रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई एग्जिस्टिंग
अब एग्जिस्टिंग आईटीआई जो है स्टेट गवर्नमेंट के, वो इतने अच्छी अवस्था में नहीं है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। क्या इन आईटीआई में बिल्डिंग बनी है, पावर है, लैंड है, सब कुछ है। इनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके इनको अपग्रेडेशन करने के लिए कोई स्कीम हम दे सकते हैं क्या? तो जो मेरा सुझाव यही है कि इंडस्ट्री के लिए, बड़े आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और हम लोग उनकी जगह और बिल्डिंग वो बनाएं और हम उनको अलग अलग प्रकार की मशीन्स और उसके लिए ट्रेनिंग मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दें और वो उसके आधार पर अपने टेक्नोलॉजी सेंटर का विकास करें। और वो मशीन देते समय ये करें कि इसमें आप वहाँ के इंडस्ट्री को भी सर्विस दो। अभी डाई बनानी है, कल मैंने, शर्मा जी नहीं थे दिल्ली 2 दिन पहले, मैं जब आया था तो स्पाइस जेट अभी फ़िलहाल बंद था, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को कहा कि कुछ देखो। तो ये बंद काल में उन्होंने एक अपना वेंटिलेटर बनाया और ऑक्सीमीटर बनाया और मैंने उसका लॉन्चिंग किया दिल्ली में 2-3 दिन पहले। तो उनका वेंटिलेटर केवल 55,000 रुपये का है। और परसों एक आईएएस ऑफिसर मुझे मिले अरुणाचल की, वो कह रहे थे हमारे राज्य में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। अब आप सबको पता है कि वेंटिलेटर का कितना महत्व है, उसकी ज़रूरत है। मेडिकल डिवाइसेस में कितने बड़े हम बना सकते हैं। हम लोग आर्टिफिशियल लिम्स बना रहे, घुटने बना रहे, अलग अलग पार्ट, हमारे देश में नहीं है। हार्ट बाईपास सर्जरी करते तो वो जो हम लोग वो डालते हैं उसमें, वो भी हमारे देश में नहीं होता, वो भी बाहर से लाना पड़ता है। वो कोई इतना कठिन नहीं है कि हमारे देश में हम तैयार नहीं कर सकते। हमारे देश में जो नहीं बनता वो हमारे देश में तैयार करके करना, ये हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर काम करें। हमारे देश में जो इंपोर्ट होता है वो हमारे देश में तैयार होकर एक्सपोर्ट कैसे होगा ये वो देखें। और हमारे देश के ही पिछड़े क्षेत्र के लड़कों को हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी की विजन दें कि वो अपने पैरों पर बने तक नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और सेकंड प्रायोरिटी नहीं तो कम से कम ये स्किल ट्रेन मैन पावर को उनको रोजगार मिले। अब ये जो अलवर का क्षेत्र है जो बैकवर्ड है, इस क्षेत्र में हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर के कारण 100-200 इंडस्ट्री आती है जिनके हम टेक्नोलॉजिकली एडवाइज़र है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसके बारे में, इसका ट्रांसफॉर्मेशन और गतिशील कैसे हो और टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग ना बने पर सेल्फ रिलायंट बने। हमें कोई लोगों से पैसा कमाना ये दुकान नहीं है हमारा, पर हम ऐसी भी चैरिटी ना हो कि हम सब सरकार के ऊपर डिपेंड रहे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी कल्पना है। आगे 6,000 करोड़ के और टेक्नोलॉजी सेंटर बनने की बात चल रही है। हमारे सेक्रेटरी और कमिश्नर इस पर अब अध्ययन कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि इस विषय में हमारे आईआईटीज़, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे कोई मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग पर अगर कोई कुछ करते हैं। अभी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं डेंटिस्ट के पास गया था तो मेरा 3 बार पर विजिट का बिल 25,000 रुपये हुआ। तो मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब मैं तो पेमेंट कर रहा हूँ पर मुझे एक बताइए कि ये बिल इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पूरा मशीनरी जो सोफिस्टिकेटेड है पूरी जर्मनी से ली है और इसके ऊपर कर्जा लिया, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ये मशीनरी आप यहाँ तैयार नहीं कर सकते, इतना कठिन है। तो मैंने नागपुर में विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उनके प्रिंसिपल और चेयरमैन को बुलाकर कहा कि डेंटल डॉक्टर जो है, डेंटिस्ट, ये कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं इसमें? आपके यहाँ इंजीनियर, आप स्किल मैन पावर, आप इंजीनियरिंग कॉलेज है देश का बड़ा, आप क्यों नहीं इस पर इनके साथ काम करते हैं? उसमें आईटी भी है, सॉफ्टवेयर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो उन दोनों ने मिलकर अब काम शुरू किया। अब डेंटिस्ट के 5 डॉक्टर और इंजीनियरिंग कॉलेज मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी एमगिरी करके संस्था है वर्धा में, महात्मा गांधी जी की, इसमें वो कितना अच्छा काम करती है, वहाँ अलग अलग है। मैं खुद उनसे, मैंने एक टेक्नोलॉजी लाई है, बालों से अम्यूनो एसिड बनाया, मैं बाल खरीदता हूँ और बनाता हूँ अपने यहाँ और किसानों को बांटता हूँ। 6-7 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तिरुपति से 1 ट्रक बाल लाता हूँ और बनाने का काम किया मैंने अपने देहात में, और ये बिकॉज ऑफ एमगिरी किया जो हमारी इंस्टीट्यूट है। तो टेक्नोलॉजी जो हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशन के पास है वो टेक्नोलॉजी उपयोग करके हम इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, टेक्निकल मैन पावर तैयार करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप के साथ उनको उद्योग शुरू करने की विजन दें
और उसके साथ जो स्किल्ड मैन पावर है वो तैयार करने के लिए भी मदद करें, और इस स्पीड को बहुत बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री जी 5 साल का हमें टारगेट दिया है, और 5 साल में कम से कम 2 करोड़ युवाओं को अगर हमको ट्रेन करना होगा तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम फाइनेंस मंत्री के पास जाएंगे कि आप हमें इसमें पैसे दो, और तो वो बोलेंगे जो दिए वही तो आपने खर्चा नहीं किए, क्योंकि वो भी खर्चा करने के लिए हमारे स्कप स्कीम्स में जहाँ से स्कीम शुरू होती है, मैं तो कहूँगा कि टेक्नोलॉजी सेंटर में पहला काम हम अपने डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हम लोग डिजिटलाइज कर दें। किसने कितने दिन फाइल रखी और कितना निर्णय करने के लिए समय लगा, ये तुरंत बाहर होना चाहिए, पब्लिक को भी पता चल जाना चाहिए, और हम लोग पूरी तरह से इसको फास्ट करें। और जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजना में काम करते हैं उनका मैक्सिमम 3 महीने के अंदर निपटारा होकर उनको लोन मिल जाए। बैंक भी कैसा दे रही है, हमारी पूरे स्कीम का हम लोग पूरे कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग करें, और पूरा हमारा ऑफिस डिजिटलाइज हो। ईज ऑफ बिजनेस तभी अच्छा होगा। आज प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर हमने वर्ल्ड बैंक में अच्छा नंबर हासिल किया है, पर हमको और आगे जाना है, और इसलिए उद्योग और व्यापार क्षेत्र के सभी लोगों को साथ में लेकर टेक्नोलॉजी की विजन उनको उपलब्ध कराकर, स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता देकर, एक्सपोर्ट को बढ़ाकर इंपोर्ट को कम करके आत्मनिर्भर भारत को निर्माण करने में हमें एमएसएमई के लिए भी हमारा टारगेट निश्चित करना होगा। और मुझे खुशी है कि हमारे सेक्रेटरी, हमारे कमिश्नर, हमारे अधिकारी उस दिशा में रात दिन प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और करीब 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरा करने का हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हम पूरा करेंगे। और उस पूरा करने में एमएसएमई डिपार्टमेंट की भी अपनी विज़न तैयार करनी होगी, और उस विज़न को केवल बात करके नहीं, ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्लीमेंट भी करना होगा। मुझे विश्वास है कि आज हम लगातार काम करते हैं, हमारी सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब हम नए नए निर्णय किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमको 3,70,000 करोड़ का पैकेज दिया हुआ है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, और आज हम लोग सबको एमएसएमई को मदद कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 30% ग्रोथ थी जीडीपी में एमएसएमई की, वो हम 50% करेंगे। जो हमारा एक्सपोर्ट 48% है, वो 60% देश का एक्सपोर्ट एमएसएमई करेगी, और हमारे 11 करोड़ जॉब जो हुए वो आने वाले 5 साल में हम 5 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। तो हम देश में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आखिरी का मेरा मुद्दा इतना ही है कि जो एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्रायोरिटी दें, और उसमें हम एक्सटेंशन सेंटर्स खोलें। और मुझे पता नहीं, पर शर्मा जी एक बात के लिए देखिए कि जहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, जहाँ एक्सटेंशन सेंटर अगर हम खुलने की योजना बनाते हैं, तो क्या हमें वो मिनिस्ट्री कुछ इसमें मदद कर सकती है? अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री अगर हमारे साथ 50 एक्सटेंशन सेंटर्स खोलने के लिए हमें पैसा देगी, तो हम उनके साथ मिलकर हम एक्सटेंशन सेंटर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में खोल देंगे। अगर शेड्यूल कास्ट का कम से कम 80% बच्चे पढ़ेंगे, या कुछ जो नियम होगा उसके आधार पर शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए हम इस प्रकार के सेंटर्स खोलने के लिए उनसे कुछ मदद ले सकते हैं क्या? तो आप ज़रूर इसमें भी देखिए, अगर मिल सकती है तो अच्छा होगा। और मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि जो स्पीड हमें बढ़ानी है, क्योंकि 5 साल का टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया है, उसमें हमें भी अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा और परफॉर्मेंस ऑडिट करना होगा। हर चीज़ का फाइनेंशियल ऑडिट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर परफॉर्मेंस ऑडिट करना उससे भी इम्पॉर्टेंट है, और इससे उसकी यूटिलिटी हमको हमारी बढ़ेगी, और हम देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना पूरा कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना ये निश्चित रूप से पूरा होगा। आदरणीय मंत्री जी ने कहा है कि जयपुर में हम जगह देने के लिए तैयार हैं, तो मैं उनको कहूँगा थोड़ा सा आप जगह भी दे दीजिए, और हमें टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने के लिए बिल्डिंग बना दीजिए। नहीं तो मैं आपको और एक बात बताता हूँ जो हमारे सेक्रेटरी इस पर वेरीफाई करें, कि आप हमारी लैंड दे दो, और मशीन्स और हमारी कंस्ट्रक्शन में जितना मटेरियल लगेगा उसमें जो जीएसटी जाएगा वो आप हमको इसके लिए मदद के रूप में वो आप हमको रिफंड करा दो।
तो वो भी अगर प्रपोजल मुख्यमंत्री का आएगा तो हम लोग कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट उठा लेंगे, मशीन के ऊपर का जीएसटी और ये करके ये भी जो आएगा तो आधी कॉस्ट कम से कम उसमें निकल जाएगी, तो हम वो भी आपके लिए मदद करेंगे। तो मैं आपको ज़रूर, हम पिछड़े क्षेत्र में, बैकवर्ड क्षेत्र में हम लोग इसके बारे में भी क्या कर सकते हैं इसके लिए सोचेंगे। मैं जानता हूं कि राज्य सरकार को भी दिक्कत है, सो वी नीड टू फाइंड आउट सम इनोवेटिव मॉडल्स, और इनोवेटिव मॉडल के साथ हमको मार्ग प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। तो ये नोशनल लॉस है, अगर हम सेंटर ही नहीं बनाएंगे आपके यहाँ तो आपको कौन सा जीएसटी मिलने वाला है। तो आप अगर हम सेंटर बनाएंगे तो जीएसटी का अगर उसी में लग जाएगा तो सेंटर आपको मिल जाएगा, हमारे पूरे मशीन पर इस पर जो जीएसटी होगा वो आप हमें वापस कर देंगे, तो वो पैसा हम आपके कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। तो हम लोग कुछ ना कुछ उपाय ढूंढकर इसमें हम लोग उपाय ढूंढ सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे ये ज़्यादा सेंटर्स की संख्या बढ़े, और वो ट्राइबल और पिछड़े हुए, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में ये व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण और स्किल डेवलपमेंट इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे आईआईटीज़, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, उसके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना, और ऑलरेडी जो टेक्निकल मैन पावर को कंज्यूम रोजगार दे रहे हैं ऐसे बड़े बड़े उद्योगों को भी हम कहें कि भाई तुम्हारे पैसे से तुम बिल्डिंग और लैंड दोनों दो और मशीनरी हम आपको देते हैं, आप इसको डेवलप करो, तो हम उनको भी मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सेंटर्स खोलने के लिए सरकार कुछ इंसेंटिव राज्य सरकार देती तो ठीक है, पर जैसे आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलने के लिए इंसेंटिव देते हैं, टैक्स एग्जम्पशन देते हैं, तो आप ऐसे ट्रेनिंग सेंटर के लिए वो दीजिए, ताकि आपके ही राज्य में ये नए एसेट खड़े होंगे, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई होगा, ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी, हमारा विकास होगा। तो मैं बहुत अच्छे, हमारे डिपार्टमेंट का ये काम है, अच्छे तरीके से हो रहा है, सभी सेक्रेटरी और हमारे अधिकारी रात दिन प्रयास कर रहे हैं, उसको और गति देकर इस काम को हम आगे लेकर जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आत्मनिर्भर भारत की। और उसमें आप सब लोग भी इस दृष्टि से जरूर सहयोग करिए, यही आपसे प्रार्थना करते हुए फिर से एक बार राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कोटिशः धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए। और अब हम आग्रह करते हैं श्री पीयूष श्रीवास्तव, एडीसी एमएसएमई, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर, टीसीएसपी, आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। धन्यवाद। एमएसएमई परिवार के अभिभावक, ऑनरेबल मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एमएसएमई माननीय श्री नितिन गडकरी जी, एमएसएमई राज्य मंत्री एंड राज्य मंत्री एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरिंग माननीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जुड़े हुए राजस्थान के उद्योग मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी, माननीय सांसद महंत बालकनाथ जी, माननीय विधायक श्री संदीप यादव जी, हमारे सचिव श्री के शर्मा जी, हमारे विकास आयुक्त श्री डीके सिंह जी, और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों, आज हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा टीसी भिवाड़ी का देश को लोकार्पण एक और कदम रहा, एक ठोस कदम एमएसएमईज के सशक्तिकरण की ओर। इसके थ्रू, जैसा कि मंत्री जी ने इंगित किया, हम लोग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, टूलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड कंसल्टेंसी रिक्वायरमेंट्स देने में सक्षम रहेंगे, और इसका फायदा वैसे तो देश को ही होगा, लेकिन राजस्थान को खास तौर से होगा। इसके लिए जाहिर है कि ये आसान नहीं था, बहुत सारी अड़चनें आई, मुसीबतें आई, जैसा कि सचिव महोदय ने निवेदन किया था, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें सॉल्व होती चली गई। और इसमें हमारे माननीय मंत्री जी का ऐसा नाम है कि उनका नाम लेने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करती थी। तो हम माननीय मंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। श्री नितिन गडकरी जी चाहे नागपुर में हो चाहे दिल्ली में हो, मॉनिटर करते रहते हैं चीज़ें, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। उनके नाम और उनके मॉनिटरिंग से स्पीड अप हो गई हैं चीज़ें, और हमने आज ये टूल रूम को
इनॉग्रेट किया। हमारे राज्य मंत्री का डीप इंटेलेक्ट और इंसाइटफुल कमेंट्स वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हम जब भी उनके पास जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आते हैं, जो कि इस टेक्नोलॉजी सेंटर को और अच्छा बनाने में हेल्पफुल रहा और आगे भी और अच्छा होता रहेगा। हमारा परम सौभाग्य है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू राजस्थान सरकार के मंत्री जी श्री प्रसादी लाल मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने समय दिया, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सांसद जी महंत बालकनाथ जी, माननीय विधायक जी श्री सिंहजीत यादव जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमारे लिए समय निकाला। सर, ये जर्नी जो शुरू हुई थी तो काफी पहले शुरू हुई थी, मगर इसको फ्रक्टिफिकेशन करने के लिए हमारे सचिव महोदय, जिन्होंने यहाँ पे मुश्किल से 3 महीने और कुछ दिन बिताए हैं, लेकिन उनके क्विक डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत ही हेल्पफुल थे, जिन्होंने कि हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को लेवरेज किया और आज हम ये दिन देख पाए। सेक्रेटरी साहब से भी कुछ दिन कम हमारे डीसी साहब श्री डीके सिंह साहब ने यहाँ पे बिताए हैं। इनके लिए ये कहना उपयुक्त होगा कि ही हिट द ग्राउंड रनिंग और आज ये टेक्नोलॉजी सेंटर देश को समर्पित हुआ। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं माननीय सचिव महोदय और माननीय विकास आयुक्त महोदय। जैसा कि सचिव महोदय ने कहा था कि ये जो टीसीएसपी की जर्नी है, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स को बनाना था, 15 टेक्नोलॉजी सेंटर्स को बनाना था। इसका अवार्ड ऑलमोस्ट एक ही समय पे हुआ है काफी टेक्नोलॉजी सेंटर्स का। तो ये रेस स्टार्ट तो बहुत लोगों के लिए एक साथ हुई थी, मगर इसको खत्म फिनिश लाइन तक सबसे पहले लेकर आया टीसी भिवाड़ी। टीसी भिवाड़ी के जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स थे, मिसेस शुभम कंस्ट्रक्शन, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कि ये इसको सबसे पहले उन्होंने पूरा किया। आज हमारे साथ जुड़े मीडिया के भाइयों का, बहनों का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि इस कोविड के उसमें हमारे साथ चाहे वर्चुअली जुड़े, मगर वो हमेशा हमारा साथ देते रहे हैं। और एमएसएमई में हम लोग जो भी प्रयास करते हैं उसको सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने। आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। आज के हमारे इवेंट मैनेजर्स आईटीडीसी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने कि इस इवेंट को आज सक्सेसफुल किया। आईटीडीसी और कनेक्टिविटी एनआईसी ने